एक दिन कुछ दोस्त एडवेंचर ट्रिप के लिए जंगल की ओर निकलते हैं, लेकिन उनकी ये मस्ती भरी ट्रिप उस वक्त डर में बदल जाती है जब उनका सामना एक ऐसे रहस्यमयी पिरामिड से होता है जो बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई देता है, मगर उसके अंदर छिपा होता है एक खतरनाक श्राप। झाड़ियों में छुपा एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे हर इंसान को अपने कब्जे में लेने लगता है। और फिर शुरू होता है मौत का एक ऐसा खेल जहाँ जिंदा रहने के लिए उन्हें अपनी आखिरी सांस तक लड़ना पड़ता है। लेकिन आखिर उस पिरामिड के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे श्रापित बना दिया, और क्या उनमें से कोई वहां से जिंदा बाहर निकल पाता है या नहीं, यही हम जानेंगे आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है चार दोस्तों से जो एक खूबसूरत स्विमिंग पूल के किनारे अपनी छुट्टियों का मजा ले रहे होते हैं। मैक्सिको घूमने आने का आइडिया एरिक और उसकी गर्लफ्रेंड स्टेसी का था, लेकिन जेफ और उसकी गर्लफ्रेंड एमी के बिना वे इस ट्रिप को कैंसिल करने वाले थे। इसी वजह से चारों साथ में यहाँ आ जाते हैं। रिसोर्ट में और भी कई लोग अपने पार्टनर्स के साथ छुट्टियां मना रहे होते हैं और हर तरफ सिर्फ मस्ती का माहौल होता है। तभी अचानक एमी की एक ईयरिंग कहीं गिर जाती है। चारों उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वह नहीं मिलती। इसी बीच वहाँ मैथ्यू नाम का एक लड़का आता है। उसके हाथ में वही ईयरिंग होती है। वह एमी को ईयरिंग देते हुए कहता है, शायद ये आपकी है, मुझे वहाँ नीचे गिरी हुई मिली थी। एमी उसे थैंक यू कहकर अपनी ईयरिंग ले लेती है। तभी जेफ उसे ड्रिंक ऑफर करते हुए पूछता है, तुम यहाँ किसके साथ आए हो? मैथ्यू बताता है कि वह अपने भाई हेनरी के साथ यहाँ घूमने आया है, लेकिन आज सुबह ही हेनरी अपनी आर्कियोलॉजिस्ट गर्लफ्रेंड के साथ किसी प्राचीन मंदिर को एक्सप्लोर करने निकल गया था। मैथ्यू उन्हें बताता है कि कहा जाता है वहाँ एक रहस्यमयी पिरामिड मौजूद है जिसे माया सभ्यता के समय बनाया गया था। वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और वह खुद भी अगले दिन अपने दोस्त दिमित्री के साथ वहाँ जाने वाला है। मैथ्यू कहता है, अगर तुम लोग चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। ये सुनते ही सभी के चेहरे पर उत्साह आ जाता है। उन्हें यह आइडिया काफी एडवेंचरस लगता है और वे बिना ज्यादा सोचे तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सभी लोग बस पकड़कर एक छोटे से गांव के पास उतरते हैं। मैथ्यू के पास उस जगह का एक पुराना नक्शा होता है जिसके मुताबिक पिरामिड अभी भी करीब 18 किलोमीटर दूर था। अब वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें टैक्सी की जरूरत पड़ती है। वे एक टैक्सी ड्राइवर से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही वह ड्राइवर नक्शा देखता है उसका चेहरा बदल जाता है। वह साफ मना कर देता है और कहता है कि वह जगह श्रापित है, इसलिए वह वहां नहीं जाएगा। लेकिन ये लोग उसकी बात को अंधविश्वास समझकर हंसने लगते हैं। काफी समझाने और कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने के बाद आखिरकार ड्राइवर मान जाता है। इसके बाद टैक्सी घने जंगलों के बीच से गुजरने लगती है। रास्ता जितना आगे बढ़ता जाता है, माहौल उतना ही सुनसान और अजीब होता जाता है। काफी दूर आने के बाद ड्राइवर एक जगह गाड़ी रोक देता है और उन्हें वहीं उतारकर वापस लौट जाता है। अब क्योंकि यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तभी जेफ थोड़ा घबराकर पूछता है, लेकिन वापस कैसे जाएंगे? इस पर मैथ्यू पास खड़ी हेनरी की जीप दिखाते हुए कहता है, टेंशन मत लो, वापस हम इसी जीप से जाएंगे। वह आगे बताता है कि उसे पहले से पता था कि इस इलाके में मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलेगा, इसलिए वह अपने साथ एक सैटेलाइट फोन भी लेकर आया है। अगर कोई परेशानी हुई तो वे तुरंत मदद बुला सकते हैं। लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद अचानक रास्ता ही खत्म हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ घनी झाड़ियां और सन्नाटा था। तभी मैथ्यू की नजर झाड़ियों के बीच छिपे एक संकरे रास्ते पर पड़ती है। वह नक्शा निकालकर देखता है और हैरानी की बात यह थी कि नक्शे में भी यही रास्ता दिखाया गया था। एमी घबराते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता हमें इस रास्ते से जाना चाहिए। लेकिन एरिक हंसते हुए कहता है, हो सकता है आर्कियोलॉजिस्ट्स को वहाँ कोई खजाना मिल गया हो, इसलिए उन्होंने रास्ता छिपा दिया हो। फिर भी एमी के मन में डर बना रहता है, लेकिन जेफ के समझाने पर वह मान जाती है और सभी उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर जंगल में चलने के बाद अचानक उनके सामने एक विशाल प्राचीन मंदिर दिखाई देता है। उसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं कि आखिरकार उन्होंने उस जगह को ढूंढ ही लिया। लेकिन वह मंदिर किसी आम मंदिर जैसा नहीं, बल्कि एक विशाल पिरामिड की तरह दिखाई दे रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ऊपर उन्हें हेनरी का टेंट भी नजर आता है, यानी वह लोग सही जगह पर पहुंच चुके थे। लेकिन तभी अचानक घोड़े पर सवार एक आदमी वहां आ जाता है। उसके हाथ में बंदूक होती है और वह किसी अनजान भाषा में उन पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। शायद वह पूछ रहा था कि वे लोग यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन उसकी बात किसी की समझ में नहीं आती। वे लोग उसे पैसे देने की कोशिश करते हैं, मगर तभी आसपास से कुछ और लोग भी आ जाते हैं जिनके हाथों में तीर कमान होते हैं। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मैथ्यू अपने फोन में हेनरी की फोटो दिखाकर कहता है कि वे लोग उसे ढूंढने आए हैं, लेकिन उस गाँव का लीडर फोटो देखने के बाद उसका फोन अपने पास रख लेता है। इसी बीच
एमी चुपके से उन लोगों की एक तस्वीर खींच लेती है। जैसे ही उन्हें इसका पता चलता है वे और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। दिमित्री को लगता है कि शायद वे लोग कैमरा चाहते हैं, इसलिए वह एमी का कैमरा लेकर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही उसका पैर झाड़ियों के अंदर पड़ता है, अचानक एक तीर आकर उसके शरीर में धंस जाता है। दिमित्री दर्द से चीख उठता है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अगले ही पल उस लीडर ने अपनी बंदूक निकालकर उसे गोली मार दी। दिमित्री की मौत अपनी आंखों के सामने होते देख सभी के होश उड़ जाते हैं। डर के मारे वे तुरंत पिरामिड की तरफ भागते हैं और किसी तरह उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। हैरानी की बात यह थी कि गांव के लोग पिरामिड के ऊपर नहीं आ रहे थे, वे सिर्फ नीचे खड़े होकर उन्हें घेर लेते हैं। फिलहाल वे ऊपर सुरक्षित तो थे, लेकिन अब चारों तरफ से पूरी तरह फंस चुके थे। सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर अचानक ये सब हुआ क्या है। मैथ्यू तुरंत टेंट के अंदर जाकर अपने भाई हेनरी को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ सिर्फ कुछ सामान पड़ा होता है। हेनरी कहीं दिखाई नहीं देता। इसके बाद वे सैटेलाइट फोन से मदद बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है, क्योंकि यहाँ आकर सैटेलाइट फोन भी काम नहीं कर रहा था। अब सभी बुरी तरह घबरा जाते हैं। नीचे गांव वाले घात लगाए बैठे थे और ऊपर से यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। तभी अचानक मैथ्यू की नजर हेनरी की लाश पर पड़ती है। उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हेनरी का शरीर पूरी तरह झाड़ियों और बेलों से ढका हुआ था, मानो वे उसके शरीर के अंदर से ही उग आई हों। मैथ्यू अपने भाई की हालत देखकर टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। इसी बीच अचानक पिरामिड के बीच बने एक गहरे गड्ढे से फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। मैथ्यू चौंक कर कहता है, ये हेनरी के सैटेलाइट फोन की रिंगटोन है। अगर हमें वो फोन मिल जाए तो हम मदद बुला सकते हैं। वे देखते हैं कि उस गड्ढे में एक रस्सी लटक रही है। शायद हेनरी भी उसी रस्सी के सहारे नीचे गया था। इसके बाद सभी मिलकर मैथ्यू को रस्सी से बांधते हैं और उसे धीरे धीरे गड्ढे के अंदर उतारने लगते हैं ताकि वह नीचे जाकर सैटेलाइट फोन ले आए। लेकिन तभी अचानक रस्सी टूट जाती है और मैथ्यू सीधा नीचे गिर जाता है। ऊपर खड़े सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। कुछ पल के लिए किसी को समझ ही नहीं आता कि अब क्या किया जाए। फिर वे दोबारा कोशिश करने का फैसला करते हैं। इस बार रस्सी को अच्छी तरह जांचने के बाद स्टेसी को नीचे उतारा जाता है, लेकिन गड्ढा इतना गहरा था कि रस्सी बीच में ही छोटी पड़ जाती है। मजबूरी में स्टेसी को नीचे छलांग लगानी पड़ती है। गिरते ही उसके पैर में गंभीर चोट लग जाती है। हालांकि उसकी हालत खराब थी, लेकिन मैथ्यू उससे भी ज्यादा घायल हो चुका था। मैथ्यू की कमर और दोनों पैरों की हड्डियां टूट चुकी थीं। वह दर्द से तड़प रहा था और हिल भी नहीं पा रहा था। स्टेसी किसी तरह खुद को संभालती है और ऊपर चिल्लाकर कहती है, हमें एक स्ट्रेचर बनाना होगा, नहीं तो मैथ्यू को ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। अब सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर स्ट्रेचर कैसे बनाया जाए। तभी एमी कहती है कि उन्हें नीचे मौजूद गांव वालों से मदद मांगनी पड़ेगी। यह कहकर वह अकेले ही नीचे जाने लगती है। जेफ भी उसे अकेला नहीं छोड़ता और उसके साथ चला जाता है, लेकिन नीचे पहुंचते ही वे देखते हैं कि पहले से भी ज्यादा लोग वहां इकट्ठा हो चुके हैं। चारों तरफ तीर कमान और हथियार लिए लोग खड़े थे। हालांकि एक अजीब बात यह थी कि जब तक जेफ और एमी पिरामिड की सीमा के अंदर खड़े थे, तब तक कोई उन पर हमला नहीं कर रहा था। दोनों उनसे मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वाले गुस्से में उन्हें वापस ऊपर जाने का इशारा करने लगते हैं। एमी पहले से ही डरी हुई थी। कई बार विनती करने के बाद भी जब कोई उनकी मदद नहीं करता तो वह गुस्से में आकर कुछ झाड़ियां तोड़ती है और उनकी तरफ फेंक देती है, लेकिन वह झाड़ियां गलती से वहां खड़े एक छोटे बच्चे को लग जाती हैं। ये देखते ही सभी गांव वाले बुरी तरह डर जाते हैं। वे उस बच्चे को तुरंत वहां से दूर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन अगले ही पल सबके सामने गांव का लीडर अपनी बंदूक निकालता है और उस बच्चे को गोली मार देता है। यह देखकर जेफ और एमी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब जेफ समझ जाता है कि गांव वाले इन झाड़ियों से बेहद डरते हैं। शायद वे मानते थे कि जो भी इन बेलों को छू लेता है वह श्रापित हो जाता है और इसी वजह से वे किसी को भी पिरामिड से बाहर नहीं जाने दे रहे थे। इसके बाद दोनों वापस ऊपर लौटते हैं और हेनरी के टेंट में मौजूद सामान की मदद से वे एक अस्थायी स्ट्रेचर तैयार करने लगते हैं। इसके बाद वे उसी स्ट्रेचर को नीचे भेजते हैं ताकि एमी और स्टेसी मिलकर मैथ्यू को ऊपर ला सकें। काफी मेहनत और मुश्किलों के बाद दोनों मैथ्यू को स्ट्रेचर पर लिटाती हैं और धीरे धीरे उसे ऊपर पहुंचा देती हैं। लेकिन अब तक मैथ्यू की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। उसकी हड्डियां टूट चुकी थीं और वह दर्द से तड़प रहा था। उसे तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत थी, लेकिन वहां उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। इसी बीच रात हो जाती है, इसलिए सभी तय करते हैं कि एक एक करके सोएंगे और हर समय कोई न कोई जाग कर पहरा देगा। सबसे पहले जेफ निगरानी करने का फैसला करता है। किसी तरह डर और बेचैनी से भरी वह रात गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह जो होता है उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। स्टेसी के पैर के जख्म से छोटी छोटी झाड़ियां निकलने लगती हैं। यह देखकर वह बुरी तरह घबरा
जाती है। एरिक तुरंत उन झाड़ियों को पकड़कर बाहर खींच देता है। उधर टेंट के बाहर पड़े मैथ्यू के टूटे हुए पैरों से भी वैसी ही बेलें निकलने लगती हैं। यह नजारा देखकर सबकी रूह कांप उठती है। अब उन्हें समझ आने लगता है कि यह कोई साधारण पौधे नहीं है। जेफ बिना समय गंवाए मैथ्यू के पैरों को घुटनों के ऊपर से कसकर बांध देता है ताकि वह चीज आगे न फैल सके। इसके बाद वह उन झाड़ियों को बाहर निकाल देता है। तभी अचानक गड्ढे के अंदर से एक बार फिर हेनरी के फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। जेफ तुरंत 2 मशालें बनाता है और स्टेसी व एमी को देकर कहता है कि उन्हें नीचे जाकर फोन ढूंढना होगा। शायद वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। दोनों रस्सी के सहारे नीचे उतरती हैं और मशाल जलाकर उस अंधेरे गड्ढे में फोन तलाशने लगती है। लेकिन चारों तरफ फैली उन अजीब झाड़ियों के बीच फोन ढूंढना बेहद मुश्किल था। इसी दौरान उन्हें एक लाश दिखाई देती है। वह हेनरी की गर्लफ्रेंड थी, वही लड़की जिसे हमने कहानी की शुरुआत में मदद मांगते हुए देखा था। उसके हाथ में एक फोन था, लेकिन जब वे उसे उठाकर देखते हैं तो वह पूरी तरह टूटा हुआ होता है। तभी अचानक वही रिंगटोन एक बार फिर पूरे गड्ढे में गूंज उठती है। दोनों डर जाती हैं, क्योंकि जिस फोन की आवाज वे सुन रही थीं, वह तो पहले से ही टूटा हुआ था। तभी एमी ध्यान देती है कि वह रिंगटोन किसी फोन से नहीं बल्कि उन अजीब झाड़ियों के फूलों से आ रही है। यह देखकर दोनों हैरान रह जाती हैं, क्योंकि कोई फूल किसी मोबाइल की आवाज कैसे निकाल सकता था। एमी जैसे ही जिज्ञासा में आकर उस फूल को छूती है, तभी अचानक आसपास की सारी झाड़ियां हरकत करने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो वे जिंदा हों और दोनों को अपने अंदर खींच लेना चाहती हों। कुछ ही सेकंड में बेलें उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं और उनके हाथों से मशालें भी छीन लेती हैं। अंधेरे में दोनों बुरी तरह घबरा जाती हैं, लेकिन किसी तरह जान बचाते हुए वे रस्सी तक पहुंच जाती हैं। ऊपर खड़े जेफ और एरिक तुरंत उन्हें ऊपर खींच लेते हैं। ऊपर आने के बाद एमी और स्टेसी उन्हें सारी बात बताती हैं। यह सुनकर जेफ और एरिक भी सन्न रह जाते हैं। एरिक हैरानी से कहता है, कोई फूल मोबाइल की रिंगटोन कैसे निकाल सकता है? फिर वह घबरा कर कहता है, यह जगह सच में श्रापित है। हम लोगों ने गांव वालों की बात को मजाक समझ लिया था। अब जैसे भी हो हमें यहाँ से निकलना ही होगा। इसके बाद वह एमी से जीप की चाबी मांगता है जो उसे टेंट के सामान में मिली थी, लेकिन जेफ उसे रोकते हुए कहता है, नीचे 50-60 लोग बैठे हैं। जैसे ही हम नीचे गए वो हमें मार डालेंगे। अभी बाहर निकलना मतलब मौत को बुलाना है। वह आगे कहता है कि दिमित्री अपने दोस्तों के पास नक्शे की एक कॉपी छोड़कर आया था। अगर वह होटल नहीं पहुंचेगा तो उसके दोस्त जरूर उसे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे। आखिरकार सभी इसी बात पर सहमत हो जाते हैं और इंतजार करने का फैसला करते हैं। इसके बाद वे अपने साथ लाया हुआ थोड़ा बहुत पानी और ब्रेड खाते हैं, क्योंकि उनका राशन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इसी दौरान जेफ एक और डरावनी बात कहता है। वह मैथ्यू की तरफ देखकर कहता है, अगर हमें मैथ्यू को बचाना है तो उसके दोनों पैर काटने पड़ सकते हैं। अगर ये इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल गया तो यह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। एमी घबराकर पूछती है, लेकिन बिना किसी दवाई या बेहोशी के यह कैसे होगा? जेफ बताता है कि वह मेडिकल स्टूडेंट है। उसकी कमर की हड्डी टूट चुकी है, इसलिए शरीर का निचला हिस्सा शायद सुन्न हो चुका होगा। इसी वजह से यह काम संभव हो सकता है। मैथ्यू भी दर्द से तड़पते हुए कहता है, अगर मेरे पैर काटने से मेरी जान बच सकती है तो मैं तैयार हूँ। बस प्लीज किसी भी तरह मुझे बचा लो। इसके बाद जेफ और एरिक स्टेसी और एमी को टेंट के अंदर भेज देते हैं। दोनों जानते थे कि आगे जो होने वाला है उसे देख पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। बहुत हिम्मत जुटाकर वे पहले पत्थर की मदद से मैथ्यू की हड्डियां तोड़ते हैं और फिर चाकू से उसके दोनों पैर अलग कर देते हैं। इस दौरान मैथ्यू दर्द से बुरी तरह तड़पता है, लेकिन जिंदा रहने की उम्मीद में वह सब कुछ सह जाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात तब होती है जब अलग किए गए पैरों की तरफ धीरे धीरे वे अजीब झाड़ियां बढ़ने लगती हैं। कुछ ही देर में बेलें उन पैरों को घसीटते हुए अपने अंदर ले जाती हैं। यह नजारा देखकर सभी की रूह कांप जाती है। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि ये पौधे सामान्य नहीं हैं। रात होने पर ही स्टेसी बहुत डरी हुई थी। उसके पैर में भी चोट लगी थी और उसे डर था कि कहीं वे झाड़ियां अभी भी उसके शरीर के अंदर तो नहीं हैं। एमी उसे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा और उसे आराम करने के लिए कहकर बाहर चली जाती है, जहां एरिक अकेला बैठा हुआ था। एमी धीरे से पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि कोई हमें बचाने आएगा? एरिक कुछ पल चुप रहता है और फिर कहता है, सच कहूं तो अब किसी के आने की उम्मीद करना बेकार है। अगर हमें जिंदा रहना है तो किसी तरह यहाँ से भागना होगा, वरना हम सब एक एक करके मर जाएंगे। ये सुनकर एमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एरिक उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी अचानक स्टेसी वहां आ जाती है। दोनों को साथ देखकर वह गुस्से में चिल्लाने लगती है। वह कहती है, हम सब यहाँ मरने वाले हैं और तुम दोनों यहाँ बैठे हो। इस बात को लेकर उनके बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन इस दौरान किसी का भी ध्यान मैथ्यू की तरफ नहीं जाता। उधर मैथ्यू के मुंह के अंदर धीरे धीरे झाड़ियां घुसने लगती हैं। वह मदद के लिए चिल्लाना चाहता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पाती। तभी अचानक जेफ की नजर उस पर पड़ती है। वह दौड़कर आता है और उन झाड़ियों को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। झाड़ियां उसके शरीर के अंदर
काफी फैल चुकी थीं और कुछ ही पलों में मैथ्यू की मौत हो जाती है। यह देखकर सभी टूट जाते हैं। अभी कुछ समय पहले तक वह उनके साथ था और अब उसकी लाश उनके सामने पड़ी थी। मैथ्यू की मौत के बाद स्टेसी पूरी तरह घबरा जाती है। वह रोते हुए चिल्लाने लगती है, मैं भी ऐसे ही मरने वाली हूँ। वो झाड़ियाँ अभी भी मेरे अंदर हैं, लेकिन तुम लोग मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे। लेकिन तभी एक और बेहद डरावनी घटना होती है। स्टेसी की चीखों की आवाज पिरामिड पर लगे उन अजीब फूलों से दोबारा सुनाई देने लगती है। वे फूल बिल्कुल उसी की आवाज में उसकी चीखों को रिपीट कर रहे थे। चारों तरफ गूंजती हुई वह आवाज इतनी डरावनी थी कि सबकी रूह कांप उठती है। अब यह साफ हो चुका था कि ये झाड़ियां सिर्फ शरीर पर हमला नहीं करती, बल्कि इंसानों की आवाज तक की नकल कर सकती थीं। अगली सुबह एक और खौफनाक सच्चाई सामने आती है। स्टेसी सबको बुलाती है और अपनी पीठ दिखाती है। उसकी त्वचा के नीचे कुछ रेंगता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे झाड़ियां उसके पूरे शरीर में फैल चुकी हों। डर और दर्द से कांपते हुए वह कहती है, प्लीज इसे मेरे अंदर से निकाल दो। इसके बाद वे उसे बाहर ले जाते हैं। जेफ बहुत हिम्मत करके उसके पैर और पीठ पर छोटे छोटे कट लगाता है और वहां से झाड़ियों को निकालने की कोशिश करता है। स्टेसी दर्द से चीख उठती है, लेकिन उसके पास यह सब सहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। लेकिन वह अब भी कांपती हुई आवाज में कह रही होती है, बस थोड़ा सा बाकी है, बस थोड़ा सा। जेफ उसे रोकने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन स्टेसी पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। वह गुस्से में चाकू घुमाती है और जेफ का हाथ घायल कर देती है। तभी एरिक उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन घबराहट और अफरा तफरी में स्टेसी का चाकू सीधे एरिक के सीने में घुस जाता है। एरिक वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। एमी और जेफ उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन घाव बहुत गहरा था। कुछ ही पलों में एरिक तड़पते हुए दम तोड़ देता है। एरिक की मौत देखकर सभी पूरी तरह टूट जाते हैं। कोई कुछ बोल नहीं पाता। कुछ देर पहले तक जो दोस्त साथ घूमने आए थे, अब एक एक करके उनकी आंखों के सामने मर रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात तो अभी बाकी थी। एरिक की मौत के कुछ ही समय बाद वे अजीब झाड़ियां उसके शरीर की तरफ बढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे उसे भी अपनी तरफ खींचने लगती हैं। यह नजारा देखकर सबकी रूह कांप उठती है। अब स्टेसी पूरी तरह टूट चुकी थी। वह रोते हुए एमी से कहती है, प्लीज मुझे मार दो, मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। उसकी हालत देखकर जेफ भी समझ जाता है कि अब उसे बचाना नामुमकिन है। आखिरकार वह भारी मन से एरिक के सीने में धंसा हुआ चाकू निकालता है और स्टेसी को हमेशा के लिए इस दर्द से आजाद कर देता है। अब उन 4 दोस्तों और 2 नए साथियों में से सिर्फ जेफ और एमी ही जिंदा बचे थे। लेकिन जेफ के मन में एक आखिरी योजना आती है। वह स्टेसी का खून एमी के पूरे शरीर पर लगा देता है और कहता है, जब मैं तुम्हें नीचे ले जाऊंगा तो मैं उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचूंगा। जैसे ही मौका मिले तुम भागना शुरू कर देना, पीछे मुड़कर मत देखना। वह आगे कहता है, अगर जीप मिल जाए तो उसे स्टार्ट करना और अगर स्टार्ट न भी हो तब भी बस भागते रहना। इस पल दोनों की आंखों में आंसू थे। वे जानते थे कि यह शायद उनकी आखिरी मुलाकात है, लेकिन यही एक तरीका था जिससे कम से कम एक इंसान की जान बच सकती थी। इसके बाद जेफ एमी को मरा हुआ दिखाते हुए नीचे लेकर जाता है। वह उसे जमीन पर लिटा देता है और गांव वालों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उनसे बात करने लगता है। जैसे ही सभी लोगों की नजर जेफ पर जाती है, एमी अचानक उठती है और पूरी ताकत से भागना शुरू कर देती है। ये देखकर गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं। अगले ही पल जेफ की तरफ कई तीर छोड़े जाते हैं। वह जमीन पर गिर जाता है और दर्द से तड़पने लगता है। इसके बाद गांव का लीडर उसके पास आता है और उसे गोली मार देता है। दूसरी तरफ एमी भागती रहती है। पीछे से गोली और तीरों की आवाजें आ रही थीं। कुछ तीर उसके बेहद करीब से गुजरते हैं। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाती है कि शायद जेफ अब नहीं रहा, लेकिन उसे जेफ की आखिरी बात याद थी, पीछे मुड़कर मत देखना। इसीलिए वह बिना रुके दौड़ती रहती है। काफी दूर भागने के बाद आखिरकार उसे हेनरी की जीप दिखाई देती है। कांपते हाथों से वह चाबी लगाती है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद जीप भी स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन किस्मत से इंजन चालू हो जाता है। इसके बाद एमी पूरी रफ्तार से जीप चलाते हुए जंगल के रास्तों से बाहर निकलने लगती है। काफी देर तक भागने के बाद आखिरकार वह मुख्य सड़क तक पहुंच जाती है। पहली बार उसे ऐसा लगता है कि शायद वह बच गई है, लेकिन तभी अचानक उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी हरकत महसूस होती है। वह घबराकर अपने चेहरे को छूती है और महसूस करती है कि उसकी त्वचा के नीचे भी वही झाड़ियां रेंग रही हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि वह भी बाकी लोगों की तरह श्रापित हो चुकी है, यानी पिरामिड से बाहर निकलना ही इस श्राप से बचना नहीं था। वह चीज अब उसके शरीर के अंदर पहुंच चुकी थी और धीरे धीरे उसकी भी मौत तय थी। और इसी के साथ कहानी एक और डरावने मोड़ पर पहुंचती है। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि दिमित्री के कुछ दोस्त उसे ढूंढते हुए उसी रहस्यमयी जगह के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस रास्ते पर वे कदम रख रहे हैं वह उन्हें सीधे मौत के मुंह तक ले जाने वाला है, यानी यह श्राप अभी खत्म नहीं हुआ था। पिरामिड अब भी वहीं मौजूद था। वे अजीब झाड़ियां अब भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रही थीं और इसी डरावने सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी टेलिंग कैसी लगती है। आपके लाइक्स और प्यार भरे कमेंट ही मुझे हर बार ऐसी नई और इंटरेस्टिंग कहानियां लाने की हिम्मत देते हैं।